Good morning, student. How are you? Welcome to our new session. आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कलेक्टिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मतलब कौन पे डिपेंड रहती है। जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन डिक्रीज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं और वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं तब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का होता है वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। जो प्योर सॉल्वेंट है उनसे कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो वो कौन पे डिपेंड रहते हैं, कौन से रिलेटिव होते हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है। फिर एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना उन पे डिपेंड होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन पे रहता है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हम जितना पार्टिकल डाइल्यूट करते हैं, जितने मोल्स हम डाइल्यूट करते हैं उन पे डिपेंड रहता है। ऑल these properties depend on the number of solute particles irrespectively of their nature, उसके नेचर पर डिपेंड रहते हैं। रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन सच प्रॉपर्टीज आज कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, उनमें हमने जितने मोल डाइल्यूट किए होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं कि कितना मोल कितना ग्राम हमने डाइल्यूट किया है, इन पे वो डिपेंड रहते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, तो वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा आज का प्रश्न। हम जानते हैं कि जब हम ओनली सॉल्वेंट लेते उसका वेपर प्रेशर होता है। हम लास्ट लेक्चर में ये हमने कर लिया कि ओनली सॉल्वेंट लेते हैं तब उसका वेपर प्रेशर होता है, और उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाइल्यूट करते हैं, डिज़ोल्व करते, तब उसका वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो उसके रिलेटेड कुछ मैथमेटिक थियरिकल हम देख रहे हैं, वो हमें 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में हमें पूछते हैं। एमसीक्यू में इसका बहुत पूछते हैं, यूज़ होता है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, हमारे प्योर सॉल्वेंट से वो कम हो जाता है। राउल्ट एस्टैब्लिश द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट आइडेंटिटी, हमने जो पार्टिकल उनमें डाइल्यूट किए उन पे डिपेंड रहते, उनकी कोई आइडेंटिटी पर डिपेंड रहते नहीं है, आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं रहते, जो डाइल्यूट किए है उन पर डिपेंड रहते। द रिलेटिव बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड रहते हैं। हमें आगे भी ये कर चुके कि वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड रहते हैं। तो कैसे, उसका एक थियरिकल देख लेते हैं। जैसे टोटल प्रेशर कोई कोई सॉल्वेंट लिया है, उसको हम 1 नंबर दे देते, तो P1 इक्वल टू X1, P1 इनिशियल मतलब मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन और इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड रहते हैं। दिस रिड्यूस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा पी, मतलब जो डिफरेंस आता है उसको हम डेल्टा पी थ्रू डेल्टा पी कहते हैं कि पहले का जितना सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट जब था तब उसका वेपर प्रेशर, देन सॉल्यूट डिजोल्व करने के बाद उनका जितना वेपर प्रेशर है उनमें जो डिफरेंस आया उसको हम डेल्टा पी कहेंगे। सो नेक्स्ट इक्वेशन में आगे जाए तो डेल्टा पी इक्वल टू पी इनिशियल 0 माइनस P1, मतलब P इनिशियल जो प्योर था वो और P1 जो नेक्स्ट आया वो, बट डेल्टा P1 इक्वल टू क्या है, इनिशियल और जो नेक्स्ट आया P1। सो हम डेल्टा P की जगह ये लिख सकते हैं, तो हमें ये मिला P1 इनिशियल माइनस P1 इनिशियल X1, P1 इनिशियल को कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन मिला P1 इनिशियल 1 माइनस X1। सो बट 1 माइनस X1 इक्वल टू X2,
जो हम आगे के थियरी में कर चुके हैं। सो डेल्टा P1 इक्वल टू X2 P1 0। सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वॉलेटाइल वाटर, वो तो कितने सारे अलग अलग टाइप के नॉन वॉलेटाइल वाटर ले सकते हैं। द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका वेपर प्रेशर कितना कम होगा, जो हमने मोल लिया उस पर डिपेंड करते हैं। सो डेल्टा P1 इनिशियल को नीचे ले जाते हैं तो P1 इंटू X2। सो डेल्टा P की जगह ये ले सकते हैं P1 इनिशियल माइनस P1 अपॉन P1 इनिशियल बराबर X2। दिस इज कॉल्ड relative lowering of vapor pressure and it's equal to mole fraction of solute। above solution we writing, मतलब ऊपर की सॉल्यूशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं P1 इनिशियल माइनस P1 अपॉन P1 0। सो N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 क्या है? स्टैंडर्ड 11th एंड 12th का फर्स्ट चैप्टर। मोल फ्रैक्शन क्या है? किसी का भी मोल फ्रैक्शन लेना है। यहाँ पे X2 लिया है, मतलब मोल फ्रैक्शन हमें किसका लेना है? फर्स्ट X1 है वो है X1 है वो है सॉल्वेंट और X2 है वो सोल्यूट है हमारा। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है उसका N1 नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे नंबर ऑफ दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का टोटल। स्टैंडर्ड 11th फर्स्ट चैप्टर एंड 12th में भी हम फर्स्ट चैप्टर में ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये बट हम जानते हैं जब सॉल्वेंट लेते तो उसमें सॉलिड बहुत कम होता है, तो हम इसको ध्यान में नहीं लेते। तो इसको ध्यान में नहीं लेते तो नेक्स्ट हमें इक्वेशन मिलता है P1 इनिशियल P1 अपॉन P1 इनिशियल इक्वल टू N2 अपॉन N1। सो N2 अपॉन N1 को हम इससे भी इजी वे में लेते हैं। स्टैंडर्ड 11th और 12th की मोल को हम, मोल्स मीन्स क्या है? वेट अपॉन मोलर मास। सो N2 और N1 का वेट अप इंटू मोलर मास ले लिया तो हमें नया इक्वेशन क्या मिला? P1 इनिशियल माइनस P1 अपॉन P1 इनिशियल इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। डायरेक्ट 11th का ही है, 11th फर्स्ट चैप्टर में ये आ गया है कैलकुलेशन में। यहाँ पे 1 जो है वो सॉल्वेंट है और सेकंड है वो सोल्यूट है। W1 है वो मास ऑफ सॉल्वेंट और W2 है वो मास ऑफ सॉल्वेंट। M1 है वो मोलर मास है, M2 है मोलर मास है फर्स्ट और सेकंड का। तो ये था हमारा आज का ये, और आगे का और नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हमारा इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, इसके आगे का टॉपिक, ये टॉपिक, ये सब 1 मार्क्स में कैलकुलेशन 1 मार्क्स में पूछते हैं। उनमें से कितने सारे न्यूमेरिकल्स 1 मार्क्स के नीट में जेईई में पूछते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हम बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? जब मान वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100°C है। क्यों? बिकॉज 100°C से वो मतलब वेपर बनना स्टार्ट करते हैं। जब कोई सॉल्वेंट को हम हीट करते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तब उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बट कौन से टेम्परेचर पे वो बॉईल करना स्टार्ट करते हैं? तो कि जब सॉल्वेंट को, जैसे मैंने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया तो जिसका उसका प्रेशर है, बॉईल करते हैं जब उसको सॉल्वेंट को बॉईल करते हैं तब उसकी वेपर बनती है, और तब उनका जो प्रेशर होता है, बाहर निकलने का प्रेशर होता है कंपोनेंट का, वो और एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों जब सेम हो जाता है तब उनका जो टेम्परेचर आता है उस नॉन इज बॉइलिंग पॉइंट। So vapor pressure of liquid increase with increase of temperature। हम जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ वो इंक्रीज होता है। वाटर बॉईल 100°C बिकॉज दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज
1.013। वाटर का वेपर प्रेशर भी इतना होता है और एटमॉस्फेयर का भी उतना ही होता है, और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर भी उतना है। जब दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, तब जो भी सॉल्वेंट है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स नोन इज बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 अंश सेल्सियस है, बट मैं उसमें कुछ कंपाउंड सॉल्यूट कंपाउंड डालूंगी जो नॉन वॉलेटाइल है, तो हम सब जानते हैं कि अब 100 अंश सेल्सियस पे वाटर बॉईल नहीं होगा, तो अब 100 से ज़्यादा टेम्परेचर मुझे उसे देना पड़ेगा, तब वो वाटर बॉईल होगा, क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस भी सरफेस पे, लास्ट हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि नॉन वॉलेटाइल जो सब्सटेंस है वो भी सरफेस पे जगह कवर करते, उसकी वजह से जल्दी से इवोल्यूशन नहीं हो सकता, और वो बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है। इवेपोरेट जल्दी से नहीं करता, इसलिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। सो वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिस तरह से मैंने वाटर का दिया, उसी तरह हमारी टेक्स्ट बुक में हमें सुक्रोज का भी दिया है, शुगर का भी दिया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है, वो तो हम जानते हैं कि उसमें नॉन वॉलेटाइल हमने सब्सटेंस को डाइल्यूट किया, इसलिए इसका बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बताया, हम ग्राफ तो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर मैंने लिया है। यहाँ पे जब प्योर सॉल्वेंट है उसका, ये मैंने रेड लाइन से बताया कि उसका वेपर प्रेशर, उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है TB0 इनिशियल। जब उसमें मैं सॉल्वेंट में मैं जैसे ही सॉलिड डालती हूँ, सब्सटेंस डालती हूँ, उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन से बताया सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर में दिखाई देता है, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन का, प्रेशर कम हुआ। स्टार्टिंग में प्रेशर कम था, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि उस पर सरफेस पे सॉल्वेंट के सरफेस पे सॉल्यूट आ जाते हैं, उसके सब्सटेंस है, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। तो ये है उसका TB, मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हमें टेम्परेचर का मिला वो है TB, डेल्टा TB। तो ये ग्राफ थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं। सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे TB0 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन का। सो हम ले सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट TB इक्वल टू TB माइनस T0, या तो स्टार्टिंग का प्योर सॉल्वेंट का। सो बट ये कौन पे डिपेंड रहते हैं, तो वो डिपेंड है मोलिकुलर। वो द इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट मोलिक्यूल रादर देन नेचर। उसके नेचर पे नहीं, बट के उसके मोलिक्यूल पर डिपेंड रहते हैं। सो डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू M। सो डेल्टा TB इक्वल टू KB, जो कांस्टेंट लिया है हमने KB, यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन निकालते हुए हमने कांस्टेंट लिया है TB, ले सकते हैं KB इज बॉइलिंग पॉइंट इवोल्यूशन कांस्टेंट, और उसका यूनिट है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सो हम आगे इसको बहुत इजी वे में करते हैं। इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मैंने लिया है, मोलर मास M2 है जिसका, जो डिजोल्व कर रहे हैं सॉलिड को, और W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द मोलारिटी ऑफ M इज। तो हम मोलारिटी M क्या फाइंड कर सकते हैं, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000 फाइंड करने। ये आगे हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। सो 1000 मल्टीप्लाई W2
अपॉन मोलर मास W1 वेट ऑफ वन सॉल्यूट का। ये W2 मतलब सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट का। सो TB हमें मिला। हम TB का आगे का जो हमारा TB इज प्रोपोर्शनल टू, ये रहा हमारा M। ये इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं। सो TB इक्वल टू KB इंटू 1000 टू W2 अपॉन मतलब वेट ऑफ W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर वेट ऑफ मोलर मास ऑफ M2 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो कभी हमें TB से M2 फाइंड करना है। मे भी हमें सब दिया है, TB भी दिया है, बट M2 नहीं दिया है, मोलर मास नहीं दिया है, तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। 1000 W2 टू KB, इसको हम लीडर बनाते हैं तो डेल्टा TB। ये इक्वेशन है वो न्यूमेरिकल्स में 1 मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। इसमें कोई भी एक नहीं दिया होता है जो हमें फाइंड करना होता है। उसी तरह हमारा जिस तरह से हमने ये बॉइलिंग पॉइंट का लिया, उसी तरह हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट। हम जानते हैं कि जब प्योर सब्सटेंस लेते हैं तब हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 सेल्सियस। बट सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? वो पॉइंट जिस पे, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉल्वेंट है वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में हो। जैसे 0 सेल्सियस पे वाटर है, वो वाटर भी है मतलब लिक्विड फॉर्म में भी है और सॉलिड फॉर्म में भी, आइस फॉर्म में भी आ जाते हैं, तो इज नॉन इज फ्रीजिंग पॉइंट। जब वो लिक्विड से सॉलिड बनना स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही मैं वाटर में सोडियम क्लोराइड डालती हूँ, वाटर में H2O में NaCl डालती हूँ, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। कंपाउंड है मतलब सॉल्यूशन जो बना वो NaCl का सॉल्यूशन बना, तो सॉल्वेंट वाटर में मैंने सॉल्यूट NaCl डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। लोअरिंग द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपाउंड टू द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से उसका कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी सरफेस पे है वो पूरे सब्सटेंस आ जाते हैं, उसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले जितना था उससे जल्दी से कम हो जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक दिया है, एक ग्राफ दिया है। जब मैं पहले ग्राफ लिया था वो, पहले हम ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ पे एक सब्सटेंस है, एक कोई सॉल्वेंट लिया है, सॉरी वाटर सॉल्वेंट लिया, ये सॉल्वेंट का है ये, कि यहाँ पे वो प्योर सॉल्वेंट में, ये प्योर सॉल्वेंट का, और ये लिक्विड है प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे वो मान लो वाटर का लिया है तो यहाँ पे 0 सेल्सियस जैसे आ गए मान लो, तो यहाँ से वो फ्रीज होना स्टार्ट कर देते। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है यहाँ पे, और जैसे मैंने उसमें NaCl डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गए। देखो यहाँ सॉलिड और यहाँ से लिक्विड स्टार्ट होते, तो यहाँ मतलब कम हो गया। टेम्परेचर है वो इस तरफ आने लगा, पहले यहाँ टेम्परेचर पे वो कम हुआ, फिर जैसे NaCl डाला तो यहाँ पे टेम्परेचर के कम होता। टेम्परेचर का डिफरेंस जो है नॉन इज डेल्टा TF, टेम्परेचर का डिफरेंस दिखाई दिया हमें। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सॉलिड फेज इन dynamic equilibrium with the liquid phase. Thus the freezing point of substance may be defined as temperature at which the vapor phase of the substance is liquid phase is equal to is vapor pressure in the solid phase. सॉलिड फेज और वेपर फेज के बीच का जो होता है इज नॉन इज freezing point. A solution will freeze when is vapor pressure equal the vapor pressure of the pure solid solvent is clear form. जब क्लियर फॉर्म में होता है तब उसका कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट
Raoult's law, when a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases and now it would become equal to that the solid solvent at lower temperature. The freezing point of the solvent, यहाँ पे freezing point तो लेते हैं, वो solvent ऐड करने से वो सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने से वो कम हो गए. सो डेल्टा एफ इनिशियल इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये रहा, और डेल्टा एफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड. सो डिफरेंस इज डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी इज नॉन एज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. डिफरेंस है दोनों के बीच का ये. सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वो डिपेंड कौन पे किस पे रहता है. डेल्टा टी एफ वो मोलारिटी पे डिपेंड रहता है. सो डेल्टा टी एफ जैसे आगे कर चुके सेम है. डेल्टा के एफ इंटू एम, के एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और उसका यूनिट भी वही है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. if W2 gram of a solute having molar mass M2 present into W1 gram of solvent, मतलब W1 gram weight of 1 gram of solvent product at depression is freezing point delta TF. जैसे ही डालते हैं उसका कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है सॉल्वेंट का. सो इसको सॉलिड इस तो इसको कैसे ले सकते हैं मोलारिटी को मोलारिटी इज इक्वल टू सेकंड पार्ट मतलब W2 इज इक्वल टू सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस W2 अपॉन M2 अपॉन W1 इंटू अपॉन 1000. सो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में रखते हैं. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 2000. ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है. 1 मार्क्स में इसके बहुत सारे इक्वेशन में से सॉल्यूशन करना पूछते हैं. IJEE नीट सब में इसके 1 मार्क्स के कैलकुलेशन बहुत पूछते हैं. इसमें कभी M2 फाइंड करना होता है, कभी डेल्टा TF फाइंड करना है, बट हमें सब दिया और एक नहीं दिया है तो हम इजी वे में इसको भी फाइंड कर सकते हैं. सो M2 इज KF इंटू अगर के डेल्टा TF फाइंड करना है तो हमें ये इक्वेशन करना है KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 और M2 फाइंड करना है तो M2 इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डेल्टा TF इंटू W1. तो ये है हमारी आज का इक्वेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है. दोनों जितने टॉपिक आज के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके थोड़े बहुत यूजेस है हम नेक्स्ट चैप्टर में ले लेंगे. वो बस 1-2 मार्क्स में पूछते हैं, इसके लिए हम उसको नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं. सो स्टूडेंट, थैंक यू.